आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का रिवीजन होगा। वो भी रिवीजन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, साथ ही सब्जेक्टिव मैं आपको साथ में समझाते चलूँगा। आप ध्यान देंगे कि ये फिजिक्स यानी भौतिक का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से इस 70 ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो आप लोग इसे पूरा देखेंगे। जो बच्चे पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए और बेहतर है कि आप ये देखिए कि क्या इस 70 ऑब्जेक्टिव में से मेरा स्कोर कितना जा रहा है। साथ ही उन बच्चे के लिए और फ़ायदेमंद होगा कि जो अभी तक किसी भी कारणवश फैमिली इशू हो चाहे कोई भी इशू हो, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये 2 से 3 महीने में मैं आपका सारा सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करा दूँगा। अगर ये हमारा सेशन पूरा करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगा और ये निष्कर्ष निकलेगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और आपको कितनी तैयारी करने की और आवश्यकता है। साथ ही उन प्रश्नों पर भी हम ध्यान देंगे जो आपसे नहीं हो पा रहा है, उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उसे अच्छे से, एमसीक्यू है 4 ऑप्शन में से तो एक सही होना ही है, उसको कैसे टिक लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और साथ में रिवीजिंग भी हो जाएगा। साथ ही सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस अध्याय में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, पहले वो देख लीजिए। देखिए, इसको मैंने 1 2 3 4 5 भागों में मैंने लिया है। पहला पार्ट हमारा होगा 1 से 10, इसमें प्रकाश का परावर्तन भी देखेंगे और समतल दर्पण से रिलेटेड हमारा टोटल क्वेश्चन होगा। दूसरा पार्ट हमारा होगा क्वेश्चन का 11 से 24, जिसमें गोलीय दर्पण देखेंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन। 25 से 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, स्नेल का नियम बहुत बार पूछा गया है और अपवर्तनांक। ये सारे टॉपिक को मैं आपको समझा भी दूंगा। इसमें से कोई टॉपिक से अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप लिख देंगे। ठीक, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने? तो आप सारे बच्चे याद रख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक परावर्तक सतह है और ये आपतित किरण है, ठीक, और ये परावर्तित किरण है। उसके बीच में होता है नॉर्मल, याद रखिएगा, इसके बीच में होता है नॉर्मल। और ये आपतित किरण का सिंबल और ये परावर्तित किरण का सिंबल, ठीक। तो नियम कहता है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल I इक्वल टू एंगल R बराबर हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होता है। तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो आप याद रख लीजिए, इसकी विशेषताएं जितनी है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पहला इसकी विशेषता क्या है वो लिख लीजिए। पहला याद रखेंगे इनकी विशेषता कि ये आभासी होता है, ठीक। और जो भी प्रतिबिंब आभासी होगा वो याद रख लीजिए कि वो कैसा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। कमेंट करिए आप लोग। ये सीधा होगा, कभी भी याद रखिए, जैसे आभासी आया तो समझिएगा कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक। और 2 चीज हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये समझ लीजिए कि वस्तु के आकार का ही होता है, यानी समान साइज का है। जितना बड़ा वस्तु है उसी साइज का इसका इमेज बन जाएगा। आगे याद रखिएगा कि ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, दर्पण के पीछे। जो भी इमेज दर्पण के पीछे बनता हो उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हम लोग, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इतनी सारी अगर आप समझ गए हैं तो आ जाइए ऑप्शन में। कह रहा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ 3 कह रहा है आपतन कोण किनके बीच का कोण होता है। तो आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलंब, याद रखिएगा। आपतन कोण पूछे तो आपतित किरण और दोनों में अभिलंब कहना ही है। तो आपतित किरण देखिए इसमें भी है और अभिलंब अभिलंब इसमें है, तो ये तो होगा नहीं, ये परावर्तित है, ये दर्पण है, ये होगा नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 कह रहा है परावर्तन कोण, तो सेम है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या रहा है, प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, यानी 90 डिग्री पर पड़ती है। तो याद रख लीजिए, आप कभी घर में है ना तो टॉर्च जो है एकदम सीधा बाल करके देखिएगा, डायरेक्ट आपको आंख पर ही पड़ेगा। तो अगर कोई ये मिरर है और 90 डिग्री से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो वो इसी पे वापस चला जाएगा, यानी कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, 0 डिग्री एंगल पे निकल जाएगा। ये दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। देखिए एक ऐसे हुआ हमारा मिरर और एक ऐसे हुआ मिरर, अगर इस पर से रे इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ऐसे होता रहेगा नहीं तो अनंत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, इस पर अनंत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो अभी बताए हैं कि वो आभासी और सीधा होता है, और याद भी रखना है कि आभासी जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा भी होगा। आभासी के साथ कभी भी याद रखिएगा उल्टा नहीं जोड़ेंगे हम, वास्तविक हो तो सीधा, ये दोनों फॉर्मेट था गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्लीज एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। समतल दर्पण में आवर्धन होता है, तो याद रखिए अगर कोई समतल दर्पण हमारे पास है तो हम तो जानते हैं इसमें कि जितना बड़ा का बीम है उतने ही बड़ा का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेम साइज का। मान लेते हैं कि समतल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इमेज भी बनाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेकंड 5 कट की 1 हो गया। मान लेते हैं 5 नहीं तो 15 मान लीजिए, तो 15 अगर वस्तु की लंबाई है तो इमेज की लंबाई भी 15 ही होगा। 15 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, माइंड में मैकअप कर लीजिए कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो हमेशा 1 होगा, वो भी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये याद रख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका जो फोकस दूरी जो होता है ना वो अनंत पर होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा तो रिवीजिंग भी हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी वो अनंत पर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये समतल दर्पण से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। करा दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड से चलती हुई तो वह व्यक्ति और प्रतिबिंब की सापेक्ष चाल, इस तरह का कोई भी पूछ ले आपको तो याद रखिएगा कि 2 गुने ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट जो भी हो उसको 2 से गुना कर देना है, ठीक। तो ये देखिए दर्पण की ओर 4 है, खटक दनी इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, 4 दूना 8 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो आप पढ़े होंगे अच्छे से कि गोलीय दर्पण ये हमारा हो गया, और इसमें कह रहा है कि ये ध्रुव है और वहां से कहा ले गया वक्रता केंद्र तक, नहीं तो इस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या दूरी कहते हैं। इसको आर से लिखते भी हैं, इट्स डिनोटेड बाय लेटर आर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। 12 कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या आर होता है, फोकस ये एफ होता है। तो याद रखिएगा आर इजकल टू 2f होता है, या नहीं तो f पूछे तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2। ये 2 ही रिलेशन है, r इजकल टू 2f कहिए
या f इजकल टू r/2 कहिए। तो आते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारा बी हो जाएगा r इजकल टू 2f हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं कि क्या करा, समतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः उत्तल दर्पण द्वारा, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होगा वो सीधा होगा, ठीक है। यानी काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण का इसलिए करते हैं कि मान लीजिए ये दर्पण है हमारा, ठीक, तो ये बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एरिया को क्या करता है, ये कवर कर लेता है। और ये ज्यादा एरिया कवर करेगा ना तो क्या होगा, ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर दूसरा मिरर लगा दें तो क्या करेगा, एक ही वो बड़ा सा इमेज बना देगा, पता चला कि पीछे से बस वाला ठोक के चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे इमेज करके ज्यादा जो है ना एरिया को ये कवर कर लेता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इसमें उपयोग